हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो ऑलरेडी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हैं CUET PG की, और जैसे कि आपको पता है दिस एग्जामिनेशन इज मेंट फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस लाइक MSc कंप्यूटर साइंस, MCA, MSc OR, MSc साइबर सिक्योरिटी एंड सो मेनी अदर कोर्सेज। ऑलरेडी ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स आई हैव ऑलरेडी डन विद यू। तो आज हम और करेंगे 5 प्रॉब्लम्स विद यूजिंग आवर methods like which you all know are out of box methods, जिसमें प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। बट साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट लर्निंग भी करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कुछ रिवीजन करना हो, कुछ फॉर्मूलेज जो हम यूज करेंगे, दैट ऑल आई विल बी डिस्क्राइबिंग एज ऑलवेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट्स फ्रॉम पैराबोला लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। if a chord which is normal to the parabola y square is equal to 4ax, y square is equal to 4ax is a right-handed parabola, you all know, okay? So it is drawn like this. ऐसे आपने draw करा, y square is equal to 4ax. We all know 4a is the length of the latest rectum. Just for the revision sake, its vertex is origin. This is the vertex. Focus भी आप लोगों को पता होता है, a, 0 होता है, although we do not need in this particular problem. और यहाँ पे chord है at one end, यहाँ पे अब एक point है, यहाँ से आपने नॉर्मल डाला, और आप सबको पता है कि जब आप पैराबोला के किसी पॉइंट पे नॉर्मल डालते हैं तो वो दोबारा से पैराबोला को एक और पॉइंट पे मीट करता है। तो यदि हम P पे नॉर्मल डालते हैं, इट मीट द पैराबोला अगेन इन Q। और साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स पे कितने डिग्री का एंगल दे रहा है, राइट एंगल। तो ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। ओके, ये हमें गिवन है। तो ये हमने डायग्राम बना ली। नॉर्मली जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम इसे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में कंसीडर करते हैं। तो इसे हम ले लेंगे 81 स्क्वायर 281, और नीचे वाले को हम कह लेंगे 82 स्क्वायर 282। और आप सब लोगों ने डिटेल में कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है, तो आप सब लोगों को याद होगा कि नॉर्मली इन पॉइंट्स को हम T1 T2 कहते हैं। ओके, T1 T2 का मतलब ये नहीं है कि ये पॉइंट T1 है, लाइक क्योंकि पैरामीटर T1 है तो इसकी हम रेफरेंस T1 की तरह करते हैं, और इसको हम रेफर करते हैं T2 की तरह। T2 मीन्स 82 स्क्वायर 282। और ये नॉर्मल कॉर्ड के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है कि T2 इज माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। ये क्लासेस में तो हम वेरीफाई करते हैं, बट यहाँ वेरीफाई करने की इसे जरूरत नहीं है। तो सिंपल रिजल्ट क्या होता है, इफ नॉर्मल एट ए पॉइंट P और द पैराबोला मीट्स द पैराबोला अगेन इन Q, then the parameter T2 of Q is given by T2 is equal to minus T1 minus 2 upon T1। और आप इसे फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, यू कैन ऑलवेज सिंप्लीफाई इट। तो ये आपका आ जाएगा T1 T2 इज इक्वल टू माइनस T1 स्क्वेयर माइनस 2। तो एक चीज तो हमारे पास ये आ गई, दिस वी आर हैविंग। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, ये एंगल 90 डिग्री है, और यदि दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, व्हाट इज द स्लोप, हाउ डू यू फाइंड स्लोप? स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो स्लोप हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, दैट इज 2at1 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यहां से, और इसी तरह 2at2 माइनस 0 और यहां पे at2 स्क्वेयर माइनस 0, एंड दैट प्रोडक्ट शुड बी -1। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, वट यू आर गोइंग टू गेट 4a स्क्वेयर T1 T2 अपॉन a स्क्वेयर T1 स्क्वेयर T2 स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। इस a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और आप खुद देख लीजिए, इसका मतलब T1 T2 आ गया आपका -4। यह आ गया एक्सप्रेशन 2। तो जितनी गिवन इंफॉर्मेशन है हमने इनसे ये दो चीजें ऑब्टेन कर ली। अब देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें निकालना है स्लोप। वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ PQ। नाउ व्हाट इज स्लोप ऑफ PQ? लेट्स राइट डाउन द स्लोप ऑफ PQ। सेम लॉजिक है, स्लोप ऑफ PQ विच वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, दैट इज ट्वाइस at1, बल्कि 2a कॉमन ले लेते, बट कोई बात नहीं, at1 माइनस at2 अपॉन at1 माइनस at2
अदरवाइज आप ऊपर भी ए कॉमन ले लीजिए, आपको सिंप्लीफाई ईजी लगेगा। और अलग अलग कलर इसलिए यूज़ करें कि आपको पार्टीशन पता रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी जा रही है। सो 2a t1 माइनस t2 और नीचे आपका आ जाएगा a कॉमा t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, दैट इज 2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, 2 अपॉन t1 प्लस t2। अब एक काम हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ से हम पे t1 प्लस t2 आ सकता था, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन t1, और यहाँ पे अब माइनस 2 अपॉन t1 लिख देते और इस t1 t2 को अब यहाँ पे यूज करते, आपको t1 की वैल्यू मिल जाती, डायरेक्टली पुट करके आपका आंसर आ जाता। तो मैं कर देता हूँ आपके लिए, दैट इज 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन t1 दैट इज माइनस t1। तो अब खाली t1 की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ t1 वी गेट अवर आंसर। और t1 निकालना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आप इस t1 t2 को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, यू पुट इट हियर एंड यू विल बी एबल टू डू इट। लेट मी यूज अनदर पेन। तो हमने t1 t2 को यहाँ पुट करा, तो -4 माइनस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस t1 स्क्वायर माइनस 2। इट मीन्स t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर इधर चला गया 2, t1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया माइनस प्लस √2। बट आपने चॉइसेस में देखा माइनस साइन तो है नहीं, तो आंसर आप खाली उठा लेंगे √2। सो विल जस्ट टेक योर आंसर टू बी √2। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है ना, आपको समझाना था, रिजल्ट्स बताने थे, इसलिए इतना टाइम लगता भी है, बट यदि आप अपने आप करते हैं इसे एग्जामिनेशन में, सो इट वॉन्ट बी टेकिंग दैट मच ऑफ द टाइम। तो सबसे पहला रिजल्ट हमने यूज़ करा कि एक पॉइंट पे नॉर्मल डालें तो वो हमेशा दूसरे पॉइंट पे मिलता है और इसके पैरामीटर्स इस रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, ओके। अब उसके बाद हमें ये गिवन है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप शुड बी -1, प्रोडक्ट शुड बी -1। यहाँ से हमें t1 t2 -4 मिल गया, इसे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, t1 की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस √2। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ PQ। वी नो द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे सिंप्लीफाई करा, 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन t1। ये कहाँ से आया, t1 प्लस t2, इधर से हमने इसको इधर ले गया, t1 प्लस t2 इज -2 बाई t1, तो -2 बाई 2 एंड t से t कैंसिल हो गया, दैट इज -t1। t1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करी, वी गॉट द आंसर। सो दैट वाज अ गुड एग्जांपल, ओके। बट इतना भी मुश्किल नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे इसमें एग्जामिनेशन में। फॉर मी द आइडियल टाइम टू बी एबल टू डू दिस शुड बी अराउंड 30 seconds. It can easily be done, but provided you know all the formulas. तो इसलिए मैंने एक पार्ट में मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट में ये डिस्क्राइब करा था कि रोज की टेंडेंसी बनाइए कि आपको 5 फॉर्मूलेस याद करने हैं, जस्ट 5 फॉर्मूलाज ए डे, एंड देन यू विल, आपको सारे फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे एग्जामिनेशन से पहले। खाली याद करने का मतलब ये नहीं कि याद करिए और जो पिछले दिन के फॉर्मूलेस आपने कर रखे हैं उन्हें रिवाइज कीजिए। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपको अलग से ऐसा लगेगा ही नहीं आपने याद करा है, दैट विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर फ्लो, ओके, कि वो फ्लो में बाहर निकलने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट्स क्वाइट एन इजी वन। इसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, आप खुद देखिए, एक लाइन गिवन है और वो कह रहा है इनमें से कौन सी लाइन पैरेलल है। आप इसको ऐसे लिख लें, यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, -x - y + 6 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली हम कह रहे हैं कि ये पोर्शन पैरेलल, जो लाइन इसके पैरेलल है उसका ये पोर्शन सेम होना चाहिए। इसमें क्या कॉमन है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है एक्स एंड वाई के, और दोनों का साइज भी सेम है, साइन भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये आंसर है। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर है। तो ये कितना सेकंड आप देंगे, आप खुद देखिए, हार्डली 2 और 3 सेकंड्स। नॉर्मली स्टूडेंट्स कैसे करते हैं या टीचर्स कैसे करते हैं, वो इसका स्लोप निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और फिर इन सबका स्लोप निकाल के मैच कर लेते हैं किसका स्लोप इससे मैच कर रहा है। बट स्लोप आना तो एक्स और वाई की टर्म से ही है ना, तो आप इतना सारा क्यों करते हैं। आप डायरेक्टली देखिए कि जो इसमें एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रिलेशन है वही इधर होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, साइन भी सेम है। सो दिस शुड हैव बीन द आंसर, और इसीलिए हमने इसको चूज कर लिया। That's a very good example. I'll say it is one of the best examples here, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम में 4 प्रॉब्लम है, एंड दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ पिकुलियर नेचर ऑफ CUET.
CUET में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब वो एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा क्वेश्चंस डाल देते हैं। इन वे आपको 4 क्वेश्चंस का टाइम इसमें लगेगा यदि आप इसे स्मार्टली नहीं करते हैं। और स्मार्टली कैसे करना है ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने बहुत सारे लेक्चर्स में। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी सबसे आसान आपको इसमें से लिमिट लग रही है, विच इज़ द ईजिएस्ट। अब इसको देखिए, ये है। क्यों ये ईजिएस्ट है? आपने x को 0 पुट करा, जब भी लोअर एंड अपर लिमिट 0 होती है, सेम होती है, तो ये 0 बन जाता है। नीचे वाला भी 0 आ रहा है, सो दिस इज 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म पे आप लगाते हैं लॉपिटल रूल। मैंने एक बार बताया था, नॉर्मली लोग इसे एल हॉस्पिटल बोलते हैं। नो, इट इज नॉट एल हॉस्पिटल, इट इज लॉपिटल, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। पढ़ने में ऐसे लगता है एल हॉस्पिटल, तो इसलिए नॉर्मली बोल देते हैं लोग, बट फर्क नहीं पड़ता। बट आई ऑलवेज से योर कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो बी इंप्रेसिव। ओके, आपकी नॉलेज के साथ साथ, क्योंकि जो कम्युनिकेट, जब तक आपकी नॉलेज दूसरे को जब तक नहीं दिखती, जब तक आप उसे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते, आपके अंदर क्या है वो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? आप जो लोगों को बताते हैं, ये स्पेशली जब आप जॉब के लिए जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, आपका इंप्रेशन ही आपके कम्युनिकेशन से आता है। तो कम्युनिकेट इट इन ए प्रॉपर वे। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं इसे लॉपिटल बोलूं या मैं इसे एल हॉस्पिटल बोलूं। ओके, बट इट इज फ्रेंच वर्ड लॉपिटल। तो आप सीख रहे हैं तो आप ढंग से सीखिए और इसी तरह से प्रोनाउंस कीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग समझे आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट इट हार्डली मैटर्स, यू नो। ठीक है ना? एज लॉन्ग एज यू नो दैट यू आर राइट। 0/0 फॉर्म आ गई। लॉपिटल में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव। एंड डेरिवेटिव अंडर द इंटीग्रल साइन आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका sin x² और नीचे वाला हो जाएगा 2x। फिर हमें एक रिजल्ट याद आ गया, sin t टेंडिंग टू 0, sin t² अपॉन t² 1 होता है। ठीक है ना? दैट इज द रिजल्ट। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? लॉपिटल रूल अप्लाई कर लीजिए, यू विल बी एबल टू डू दिस। बट हर चीज़ को सॉल्व कर करके तो चेक नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में। तो आप क्या करो, इस 2 को अलग ले जाओ, यहाँ x² कर दो और यहाँ x/2 कर दो। यू डू इट लाइक दिस, और ये आपका आ गया 1 × 0, दैट इज 0। 0 मतलब दिस। तो ये जो आपकी b है वो 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए b2 किसमें, b2 इन दोनों में, तो ये दोनों चॉइसेस तो गलत हो गई आपकी। वो एलिमिनेशन वाला मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। फिर मैंने ये करा है डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, d/dx ऑफ 0 to x ft dt इज fx। ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों को पता ही है, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कि हम इस तरीके से राइट हैंड साइड पे हमेशा फॉर्मूलेस या शॉर्टकट्स या टिप्स एंड ट्रिक्स लिखते हैं। ओके, जिससे रेफरेंस जब भी आपको करनी पड़े आप कर सकते हैं। और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि आप इस लेक्चर स्क्रिप्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं सैनमेक्स से। ये जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस भी सैनमेक्स की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, बट वहाँ पे वो शॉर्टकट्स नहीं होते जो मैं क्लासेस में करता हूँ, वो आपको इस लेक्चर स्क्रिप्ट में मिलते हैं या मेरी वीडियो में मिलते हैं। तो बेटर ये रहता है कि आप ये लेक्चर स्क्रिप्ट लीजिए, ओके, और साथ साथ मेरे लेक्चर्स को सुनिए। तो आपको क्वेश्चंस भी दिखाई दे जाते हैं, सॉल्यूशंस भी दिखाई दे देते हैं, और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लेक्चर स्क्रिप्ट में ऑलरेडी नोट्स हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सी इजी है। ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, सो आई विल गो फॉर डी नाउ। तो डी को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। आपने ये पुट करा log a माइनस ए और e रेज़ टू a, तो log 0/0, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी, सो इट इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, तो log ये वाला जो फॉर्म है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और 0/0 पे भी लॉपिटल लगता है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पे भी लॉपिटल लगता है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि log 0 इज नॉट डिफाइंड, log 0 इज डिफाइंड, और log 0 को कुछ लोग 1 भी लिख देते हैं। नो, log 1 इज 0, log 0 इज माइनस इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। लॉपिटल रूल आपने अप्लाई कर लिया, लिमिट x टेंडिंग टू a, डेरिवेटिव log x का सबको पता ही है, 1/x माइनस है, ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो गया, ex अपॉन ex माइनस। आई होप इन चीज़ों को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। जब डेरिवेटिव ऑफ log fx करते हैं तो इट इज f' अपॉन fx। मैं लिख देता हूँ व्हाट आई एम सेइंग, डेरिवेटिव ऑफ log fx इज f' अपॉन fx। तो नॉर्मली मैं एज्यूम नहीं करता कि आपको फॉर्मूलेस याद हैं, अदरवाइज याद भी हो तो रेफरेंस के लिए लिखना इज नॉट ए प्रॉब्लम, उसको लिखना ही चाहिए हमें, उसकी दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 है, a है, सॉरी a है, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, ex माइनस ea अपॉन ex इंटू x माइनस है।
और यदि आप देखेंगे तो अब ये बन गया आपका 0/0 फॉर्म। हर स्टेज पे आप इसे चेक करते हैं, फॉर्म डिसाइड करते हैं। यदि फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी नहीं है, या और भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, 7 फॉर्म्स होती हैं, लाइक 0/0, 1/∞, वो मेरे अलग अलग लेक्चर्स में मैं बताता हूँ वो सब चीज़ें। बट यहाँ पे क्योंकि 0/0 फॉर्म है, वील अप्लाई l'Hopital रूल, मीन्स वील अगेन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो ये आ गया EX और नीचे प्रोडक्ट रूल लगा, EX x माइनस ए प्लस EX। अब आप x को a पुट कर दीजिए, यू पुट x टू बी a, तो ये तो 0 हो गया, EA अपॉन EA विच इज 1 एंड विच इज 1 थर्ड। तो इसका मतलब ये जो D है दैट इज गिविंग मी थर्ड, और D थर्ड किस में है, इसमें तो है नहीं, सो दिस इज माय आंसर। तो और दो लिमिट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, बट हम निकालेंगे क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको मेथड्स आने चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है कि अगले साल या किसी भी साल एग्जामिनर सपोज इन चारों प्रॉब्लम्स को एक साथ नहीं रखता और ये अलग अलग प्रॉब्लम सेट कर देता है, तो आपको मेथड्स तो आने ही चाहिए। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये सारे सॉल्यूशंस मेरी सैनमिक्स की वेबसाइट पे मिलते हैं। ये सैनमिक्स मस्ट बी नोइंग, ओके, आई स्टार्टेड इन 1994 आफ्टर डूइंग माय PhD एंड कमिंग बैक फ्रॉम US आई स्टार्टेड दैट ऑर्गेनाइजेशन टू टीच स्टूडेंट्स, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं उसके बारे में। अब मेरे पास रह गया A करने को, दैट आई विल डू, एंड मेरे पास रह गया C, दैट आल्सो आई विल डू फॉर यू। बट आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। सपोज एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, देन आई नो आई कैन इजीली डू दिस इन 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड्स एट द मोस्ट बाय आंसरिंग जस्ट 2 ऑफ दीज आउट ऑफ 4। बट अभी हम बची हुई प्रॉब्लम्स भी आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले A कर लेते हैं, यहीं कर देते हैं इसे। A को तो मैं यहीं कर देता हूँ क्योंकि आपको बार बार दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हो गया यहाँ पे, इसे ख़त्म कर देते हैं, ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया। अब इस पोर्शन को यहाँ कर देते हैं। ये फॉर्म देखिए क्या हो गया, x टेंडिंग टू 0 sin x बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 होता है। आपने यहाँ पे x0 करा, sin 0 अपॉन 0, ये 0/0 फॉर्म हो गई, इस पे l'Hopital लगाएंगे, sin x का cos x हो गया, 1 माइनस cos x हो गया, ये 1/∞ फॉर्म हो गई, ओके। तो ये इन्फिनिटी आ गया, तो बेसिकली 1/∞ आ गया। व्हाट आई एम सेइंग, आप इसे करते कैसे हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहले अब इसके ऊपर भी फंक्शन ऑफ x है, तो ये लिमिट यहाँ भी लगेगी और ये लिमिट ऊपर भी लगेगी, बट लिमिट ऑफ sin x बाई एक्स इज 1, आपको चेकिंग करनी है। अब नीचे ये लिमिट तो 1 आ गई, ऊपर वाले की लिमिट क्या आ रही है, जब आपने x को 0 रखा तो sin 0 मतलब 0, और नीचे वाला भी 0, 0/0 फॉर्म, आपने उस पर l'Hopital लगाया, sin x की जगह आ गया cos x, यहाँ आ गया 1 माइनस cos x, आपने x को 0 रखा, cos 0 1 है और 1 माइनस 1 0 है, 1/0 इन्फिनिटी है, तो ये फॉर्म आपकी आ गई 1/∞। क्लियर है सब लोगों को। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लिख लिख के इसे आइडेंटिफाई करना है एग्जामिनेशन में, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम, एंड टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन एग्जामिनेशंस। लिमिटेड टाइम है, उसी में आपको रिस्पॉन्ड करना है, उसी में आपको अपनी नॉलेज शो करनी है, ओके। अब 1/∞ के लिए भी एक शॉर्टकट है मेरे पास, आई हैव गॉट अ शॉर्टकट फॉर यू, आई एम राइटिंग इट हियर। सपोज मेरे पास है लिमिट x टेंडिंग टू a fx रेज टू gx, एंड ये है 1/∞, सपोज इट इज दिस। थोड़ा सा मैं इन्हें पार्टीशन कर देता हूं अलग अलग, सो दैट यू नो दीज आर डिफरेंट। तो इसका फॉर्मूला आता है लिमिट x टेंडिंग टू a, इससे पहले e लिखेंगे, e लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx। डायरेक्टली इसे यूज कीजिए, डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला एंड यू विल इजिली बी एबल टू डू दिस। मेथड हम लोग क्लासेस में करते हैं नॉर्मली, उसमें करा क्या जाता है, हम इसको y के बराबर रख देते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं, लिमिट इवैल्यूएट कर लेते हैं, फिर एंटी लॉग ले लेते हैं। तो उसमें स्टेप्स ज़्यादा लिखने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में वो टाइम कंज्यूम करता है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो इट मीन्स उस फॉर्मूले को यूज़ करके ये क्या हो जाएगा, e लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसके बाद क्या है fx माइनस साइन x अपॉन x माइनस 1 इंटू साइन एक्स अपॉन x माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, देख लीजिए वो शॉर्टकट है, वो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपका fx है, तो e के ऊपर लिमिट fx माइनस 1 ये आ गया इंटू gx आ गया। अब आप खुद देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e लिमिट x टेंडिंग टू 0,
यहाँ पे मैं खाली इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको दूसरे पेज पे लेके जाऊँगा तो आपकी रेफरेंस खत्म हो जाएगी दिमाग में से। और साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, सो ईजी यू नो। हो गया यहाँ तक? ये नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा। इट मीन्स इट इज ई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज ई रेज टू माइनस। ये वाला रिजल्ट यूज हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 है, सो ई रेज टू -1। वेयर इज ई रेज टू -1? द फोर्थ वन, एंड आई नो माई ए शुड बी फोर्थ वन एंड ए इज फोर्थ वन। ये देखिए गिवन है यहाँ पे। क्लियर है ना? थोड़ा सा कंजेस्टेड है यहाँ पे, बोर्ड पे हो गया है, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ और ये लेक्चर स्क्रिप्ट आपके पास है, आप साथ साथ सुनेंगे तो आपको दिख रहे हैं स्टेप्स क्या है। और जैसे अप्रोच में हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ कि आप इन्हें साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। आपने क्वेश्चन आज कर लिए, जैसे अभी तक 11 या 12 पार्ट कर लिए, तो 11 पार्ट का मतलब है 50 क्वेश्चन आपके हो गए। फिर आप किसी दिन बैठिए, 60 मिनट का टाइम सेट करिए और इन 50 क्वेश्चन को अपने आप करके देखने की कोशिश कीजिए आफ्टर ए वीक कि आपको कितना याद है। दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स, यू नो। रिवीजन भी स्मार्टली करनी है, ये नहीं कि ब्लाइंडली हम करे चले जा रहे हैं प्रॉब्लम्स। मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स हैं, आपने मेथड सीख लिए, गिव ए गैप ऑफ 3 और 4 डेज और 5 डेज, और फिर अभी तक के करे हुए सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करके देखिएगा टाइम बाउंडेशन के साथ, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज आई ऑलवेज से। अब खाली एक रह गया, ये वाला, इसको भी यहीं देख लेते हैं। जगह तो है नहीं मेरे पास लिखने के लिए यहाँ पे, बट स्टिल देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। वी डू हैव द नेक्स्ट पेज। एक्स को आपने 0 करा, ई रेज टू 0 प्लस 0, व्हाट इज ई रेज टू 0? 1, 1/0 इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म भी आपकी 1 रेज टू इन्फिनिटी। सेम फॉर्मूला लगा लीजिए, वही नीचे वाला, ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ओके, बिकॉज इट इज अगेन ई रेज टू इन्फिनिटी, बट हम कर देते हैं ऐसे नेक्स्ट पेज में। आई एम टॉकिंग अबाउट सी। नाउ देयर इज नो स्पेस फॉर मी, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इसे। ऐसा करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यहां से हटा के कहीं और लिख देते हैं, ये वाला, ये इसके अंदर लिख देते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और इस पोर्शन को यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। कलर दूसरा यूज कर लेते हैं एज ऑलवेज, ये वाला कलर यूज कर लेते हैं। 1 रेज टू इन्फिनिटी है, ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 fx minus 1 e2x plus x minus 1 इंटू दिस। ये आपके पास आ गया। आपने x 0 करा, फिर 0/0 फॉर्म आ गई, 1 - 1 0/0 फॉर्म हो गई, फिर आपने लॉपिटल अप्लाई कर लिया। e लिमिट x टेंडिंग टू 0 2e2x प्लस 1/1। और आप खुद पुट करके देखिए, आपने x को 0 पुट करा, e रेज टू 0 इज 1, 2 into 1 is 1, so that is e रेज टू 3। e रेज टू 3 is this one। तो सारा का सारा इस सिंगल स्लाइड पे सॉल्व हो गया है। 4 क्वेश्चंस थे, ऑल हैव बीन डन इन ए वेरी गुड मैनर, एंड आई होप आप समझ गए होंगे सब चीज़ों को। जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, जब तक वो आपके अंदर डेवलप ना हो जाए, ओके। इट शुड नॉट बी समथिंग आर्टिफिशियल। आप सबको पता है, जैसे आर्टिफिशियल बिहेवियर हो, आर्टिफिशियल नेचर हो, इंप्रेशन हो, उसे कैरी करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इफ इट इज नेचुरल देन इट इज स्पॉन्टेनियस, ओके। वो अपने आप बाहर आता है, वो अपने आप लोगों को दिखता है। अब आ जाते हैं हम, ये दिस इज ए प्रॉब्लम फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ओके। इसमें भी फिर 4 प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, एंड वी हैव टू डू दीज 4 एग्जाम्पल्स। सो लेट्स सी हाउ दीज 4 एग्जाम्पल्स वुड बी डन। इसमें भी देखते हैं कौन सा सबसे इजी है, लाइक एवरीथिंग इज इजी हेयर। एंगल बिटवीन, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है यदि मैं ए की बात करता हूँ। आई विल यूज द डिफरेंट इंक। सबसे पहले मैं ए को देखता हूँ। एंगल होता है tan इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, एंड आई होप यू नो ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। आई होप यू नो इट, ओके। इस तरह की लाइन होती है, यदि आपने ड्रॉ करना है तो इस तरह की 2 लाइंस को ड्रॉ रिप्रेजेंट करता है, और हम उसी के बीच का एंगल लिख रहे हैं, दैट इज माई थीटा। थीटा इज इक्वल टू दिस। अब सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। आपका यहाँ पे a2 है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² ax² प्लस 2hxy, h इज -7/2,
एंड बी इज 3, दैट इज व्हाट यू आर हैविंग। ठीक है ना, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और 2h होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। तो h हो गया -7/2। 7 थोड़ा सा मर्ज कर गया इसमें, इसे नीचे करके लिख देते हैं, जिससे बाद में जब आप स्क्रिप्ट देख रहे हो तब आपको प्रॉब्लम ना आए। h इज -7/2। इन सब चीजों को आप वहां पे पुट कर दीजिए। तो दैट इज tan इनवर्स 2 रूट ऑफ h स्क्वायर 49/4 minus a into b, that is 6 upon a plus b, that is 5. So that is tan inverse 2 49 minus 24 upon 10, and 49 minus 24 is 25. 25 का square root 5, 5 into 10, 10. This is 10, that is tan inverse 1. And what is tan inverse 1? That is pi by 4. Pi by 4. So this is this. तो इसका मतलब a is 3, a is 3 किस किस में, इन दोनों में, तो ये गया और ये गया। Always a usual method which I adopt, okay? Get rid of the choices which are not important for me. Get rid of the choices which I already know that are wrong, okay? So why to carry them and why to spend time on those? तो ये वाला हो गया हमारा। इसके बाद the area, यदि मैं C को देखना शुरू करता हूँ, A मेरा हो गया and now I am doing C। क्योंकि जैसे मैंने बार बार ही बताया कि जरूरी नहीं है एक सीक्वेंस में करना है, अब इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा क्वेश्चन ईजी है। मुझे क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पे, क्योंकि मेरा ए ऑलरेडी आ गया 3, बट इन दोनों में ए 3 है, बी मेरा 4 है, तो बी मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आई नो माई बी विल ऑलवेज बी 4। तो मैं खाली सी को या डी को चेक करके देख लूंगा। तो सी को मैंने चेक कर लिया, सी क्योंकि ईजी है। सर्कल है मेरे पास, सर्कल का सेंटर मुझे दिया हुआ है 1 2, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 4 6। मैं इसको डिस्टेंस को निकाल लूंगा, रेडियस आ जाएगी, और मेरे को निकालना है एरिया, और एरिया वी हैव टू फाइंड द एरिया, एंड एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो इट वाज इजियर फॉर मी। तो सबसे पहले हम आर निकाल लेते हैं। आर इज कमिंग आउट टू बी 4 - 1, दैट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, 6 - 2 16, दैट इज 5। सो पाई आर स्क्वायर इज 25 पाई। 25 पाई इज विच वन? नंबर 2। तो इसका मतलब आपका C2 है, और C2 किस में? इसमें है। सो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ करने के बाद अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें सारे क्वेश्चंस, हमें एक ब्लाइंडली काम नहीं करना है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करे चला जा रहे हैं। नॉट एट ऑल नीडेड, ओके? यू हैव टू स्मार्टली आंसर योर क्वेश्चंस। यू हैव नॉट टू अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू अटेम्प्ट टू आंसर द प्रॉब्लम्स, ओके? ठीक है ना? तो ये नॉट टू, आपको किसी को शो नहीं करना अपना सॉल्यूशन है ऑलवेज से। बार बार मैं क्यों कहता हूं ये बात? क्योंकि मैं चाहता हूं ये आपकी हैबिट बन जाए। यू हैव नॉट टू सॉल्व, यू हैव टू आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड आंसर शुड ऑल्सो बी करेक्ट। उसकी कोशिश करनी है। और भी देख लेते हैं। ए हो गया हमारे पास, सी हो गया हमारे पास, दोनों हम कर चुके हैं। हम ए कर चुके हैं, हम सी कर चुके हैं। अब मेरे पास चॉइसेस कौन कौन सी बची? 2 चॉइसेस हो गए, tan इनवर्स 3/5 रह गया और π/2 रह गया। तो ये तो बहुत कंफर्म है, मुझे 100% कंफर्म है कि बी का आंसर π/2 होगा, और पैराबोला का आंसर tan इनवर्स 3/5 होगा। ये भी सीख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो, डी आपको ये मैं करता हूं, एक और इंक यूज कर लेते हैं, अलग अलग इंक से आपको क्लियर रहेगा मैं क्या कर रहा हूं। अब मैंने डी यूज करा। द पैराबोला इंटरसेक्टेड दिस पॉइंट एट एंगल, और आपको पता होता है जब भी दो कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है, दैट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सबने सारा पढ़ा है, यू नो अबाउट इट। कभी भी दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन दैट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनफैक्ट उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स को टेंजेंट डालते हैं, और वो टेंजेंट्स जितने एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं वो उन कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। ठीक है ना? और उसका फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, बहुत ऑर्डिनरी सा फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। tan इनवर्स m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, और ये m1 and m2 के दोनों टेंजेंट्स के स्लोप। तो बहुत ऑब्वियस दिख रहा है मुझे, आंसर tan इनवर्स में यही आएगा। इट्स सो एविडेंट। ठीक है ना? तो इस तरह से हम गैस भी मार लेते हैं। और यदि कोई कहता है कि सर सर्कल वाले में भी तो ये आंसर आ सकता है, सर्कल वाले में भी तो tan इनवर्स आता है। नहीं, सर्कल में जब हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दो सर्कल्स का, तो हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सर्कल के केस में कोसाइन फॉर्मूला हम यूज कैसे करते हैं? बाय द कोसाइन फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज cos इनवर्स
R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर माइनस D स्क्वेयर अपॉन 2 R1 R2। ये B में फॉर्मूला है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स आता है, यहाँ पे tan इनवर्स आता है। आई वाज एबल टू गेस इट, बट आप चाहें तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये R है रेडियस, R1 पहले सर्कल की रेडियस, R2 दूसरे सर्कल के लिए रेडियस, D होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। यू कैन इजिली डू दिस। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि π/2 है तो आप टाइम बचाने के लिए इसे चेक भी कर सकते थे। और उस चेकिंग का तरीका क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। एक ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशन होती है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। दो सर्कल ऑर्थोगोनल कब होते हैं? व्हेन ट्वाइस G1 G2 प्लस ट्वाइस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आप इससे भी चेक कर सकते हैं। As already said, I have just to check what is my answer। तो आप इसमें G1 G2 F1 F2 और C1 C2 निकाल के पुट करिए सर्कल की इक्वेशन से। आपको पता ही है ना सर्कल की इक्वेशन हम जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपका G1 1 है। यदि आप कंपेयर करते हैं तो आपका G1 1 है। मैं यहां लिख देता हूं रेड कलर से, G1 1 है और F1 1 है और C1 0 है। अब वहां से देख लीजिए G2 1 है, F2 माइनस 1 है and C2 0 है। You make these substitutions here, you'll see that this equation is satisfied, this condition is satisfied, and if it is satisfied, two circles are orthogonal to each other। Orthogonal means intersecting at 90 degree। हो गया क्लियर? ये एक और मैं बारी बता देता हूं। कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि स्लोप ऑफ टेंशन कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल लॉजिक यूज करना है। आप पे पैराबोला है, यू हैव गेट पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, आप इसे लिखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दो। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2x और आपका dy बाई dx आ गया 2x अपॉन 2y दैट इज x अपॉन y। और आपका पॉइंट यहां पे क्या गिवन है? 4 6, सो दैट इज 4 अपॉन 6 दैट इज 2 अपॉन 3। तो ये m1 आ गया। इसी तरह आप m2 निकाल लीजिए दूसरे पैराबोला से। तो कभी भी आपको स्लोप निकालना हो टेंजेंट का पैराबोला के केस में या किसी भी केस में, आप सिंपली फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव निकाल लीजिए, बिकॉज डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप यू मस्ट हैव डन दैट इन योर 11th 12th ऑल्सो। ठीक है ना? तो जो भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो रेट ऑफ चेंज तो होता है, दैट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन, बट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो दिस वे वी वर एबल टू डू इट in hardly 30 seconds or 40 seconds. Any problems you can always ask me, you can always write to me। चलिए नेक्स्ट करते हैं इस स्लॉट की। हर पार्ट में 5-5 प्रॉब्लम लेने का पर्पस ये है कि हम इन्हें थॉरली डिस्कस कर सकें। खाली टच एंड गो वाली पॉलिसी नहीं रखनी है। ओके, यदि आप सैनमेक्स में पढ़ रहे हैं, यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी टच एंड गो। इट मीन्स वी हैव टू थॉरली टीच यू शॉर्टकट्स एज वेल एज द प्रॉपर मैथड्स। ओके, चलिए अभी आखिरी वाला क्वेश्चन है इसका। गुड, दूसरा वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और पहला वाला प्रोबेबिलिटी का है। फर्स्ट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, सेकंड इज फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़िए इसे, स्टार्ट करते हैं फिर। An elevator starts with m passengers and stops at n floors and number of passengers is less than or equal to number of floors. The probability that no two passengers alight at the same floor is this। है क्या कि एक लिफ्ट के अंदर m पैसेंजर्स हैं और वो लिफ्ट n फ्लोर पे रुकती है और जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है वो नंबर ऑफ फ्लोर से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई भी दो इंसान सेम फ्लोर पे नहीं उतरते हैं। इसका मतलब अलग अलग इंसान अलग अलग फ्लोर्स पे उतरते हैं। ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर हो गया? सो अलाइट मींस गेटिंग डाउन। द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू पैसेंजर्स अलाइट एट द सेम फ्लोर। सेम फ्लोर पे दो आदमी नहीं उतरते, इसका मतलब हर आदमी अलग अलग फ्लोर पे उतरता है। इसका मतलब n में से m फ्लोर्स यूज होने हैं ना। हाउ मेनी वेज? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज? फेवरेबल वेज बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम खाली इसको सॉल्व करते हैं कि यदि एक एलिवेटर में m पैसेंजर्स हैं और n फ्लोर्स पे हो जाती है तो टोटल कितने वेज में पैसेंजर्स गेट डाउन हो सकते हैं, दे कैन कम आउट ऑफ द लिफ्ट और द एलिवेटर, मींस इन हाउ मेनी वेज दे कैन अलाइट। तो जो m पैसेंजर्स हैं, जो भी पहला आदमी है वो कोई भी n फ्लोर में से उतर सकता है, दूसरा भी किसी भी n फ्लोर में उतर सकता है, तीसरा भी n में से किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, जब तक हम नीचे वाली कंडीशन यूज नहीं कर रहे।
नीचे वाली कंडीशंस हमें देती है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, और ये ऊपर जो मैं निकाल रहा हूं दैट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, और प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो आई एम जस्ट फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ केसेस, मींस आई एम जस्ट सीइंग इफ देयर आर m पैसेंजर्स इन द लिफ्ट एंड द लिफ्ट कैन स्टॉप एट n फ्लोर्स, इन हाउ मेनी वेज दे कैन गेट डाउन, इन हाउ मेनी वेज, चाहे सारे के सारे एक फ्लोर पे उतर जाए, चाहे सारे अलग अलग फ्लोर पे उतरे. ओके, जस्ट लाइक दैट. तो पहला पैसेंजर एन में से किसी फ्लोर पे भी उतर सकता है, दूसरा भी किसी पे भी उतर सकता है, तीसरा भी किसी पे उतर सकता है. इसी तरह mth पैसेंजर भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है. इट मींस टोटल नंबर ऑफ वेज होगा n⁻m. तो टोटल n⁻m वेज में ये पैसेंजर्स लिफ्ट से बाहर आ सकते हैं. ओके, दिस इज टोटल नंबर ऑफ केसेस. अब जैसे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस और ये ऊपर वाला होता है फेवरेबल, ये होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस. अब मेरे ख्याल से इससे आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं. यहां पे टोटल दिया m⁻n, बट मेरा टोटल है n⁻m, तो ऑब्वियसली उसने टोटल नंबर ऑफ केसेस गलत कैलकुलेट करे हैं. तो यहीं से मुझे पता चल जाता है बिना सॉल्व करे प्रॉब्लम को दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Why should I solve it? चाहे मुझे सॉल्व करना आता हो एग्जाम में, बट why should I do this? If I know the answer, who is having time to waste? I'm not having time to waste because I have to prove to the examiner that I am much better than others. I know how to save my time and give a better output. यही तो अब कंपनीज में आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है. कंपनी किन इंप्लॉइज को लाइक करती है? दैट यू टेकिंग लेस टाइम, गिविंग बेटर आउटपुट, क्वालिटी वाइज एज वेल एज टाइम वाइज. सो दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू हियर. ओके, तो सैंडमैक्स में हम सारे टाइम ये कोशिश करते हैं कि हम खाली आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं करते, खाली हम प्रिपेयर करते हैं आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कि क्या क्या चेंजेस आपको पर्सनल, बिकॉज इट्स नॉट कि मैजिकल हो जाएगा, रात ही रात में आप बदल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता. 12th करने में आपको 12 साल लग जाते हैं, उससे पहले आप प्री नर्सरी वगैरह भी करते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल में, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं कुछ जगह 3 साल में, कुछ जगह 2 साल में. ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग, इट इज ए प्रोसेस और कुछ भी सडन नहीं होता, इट इज ऑल ग्रेजुअल. तो कोशिश हम करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में ये पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप होते शुरू हो जाएं, साथ साथ डेवलप हो. खाली लर्निंग सब्जेक्ट की नहीं होनी चाहिए, लर्निंग लाइफ स्किल्स की होनी चाहिए, दैट हाउ यू हैव टू लीड दिस लाइफ. ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब मेरे पे टाइम वेस्ट करने को नहीं है. आई नो द टोटल नंबर ऑफ वेज इज टू बी n⁻m, बट द एग्जामिनर इज राइटिंग m⁻n and m⁻n कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ वेज, सो ऑब्वियसली दिस assertion इज रॉन्ग. हो गया, तो assertion ए गलत हो गया. तो जहां पे भी वो ए को सही कह रहा है वो गलत हो गया. तो ये वाला गलत, ये तो हमें दिख ही रहा है गलत है, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत. तो बिना सॉल्व करे मुझे आंसर दिख रहा है कि मेरा आंसर 4th है. अब देखिए ना कितना टाइम मैंने सेव करा है. आप एग्जामिनेशन हॉल में देखिए साथ वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप करके अगले प्रॉब्लम पे भी चले गए. यू फील सो एक्साइटेड और वो एक्साइटमेंट आपको देता है एनकरेजमेंट. और जितने आप एनकरेज्ड होते हैं, जितने आप एक्साइटेड होते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और जितना आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है उतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. तो इसलिए एग्जामिनेशन में द मेंटल स्टेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब्जेक्ट में कितना प्रिपेयर्ड है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट उसके साथ साथ आप उस मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन दैट. ओके, कभी मैं इस सिचुएशन को डिस्कस करूंगा अपने लाइफ स्किल्स के लेक्चर में, बट अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा आंसर आ गया. बट चलिए एक बारी पूरे को हम सॉल्व कर ही लेते हैं कि सपोज, क्योंकि हमें सीखना भी है तो हम एक बारी निकाल के देख लेते हैं. बट प्रॉब्लम आपके आंसर हो चुकी है एंड इट हैज नॉट टेकन मोर देन 10 सेकेंड्स, बट लेट मी डू ए बिट मोर. कलर्स वही रखते हैं, ग्रीन वाले कलर रखते हैं पहले. तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे n⁻m आ गए. अब 2 पैसेंजर एक फ्लोर पे नहीं उतरेंगे, इसका मतलब आपको n में से m फ्लोर चूज करने हैं. ओके, m पैसेंजर है, कोई भी पैसेंजर सेम फ्लोर पे उतर नहीं रहा, इसका मतलब n फ्लोर्स में से m फ्लोर्स यूज होंगे. इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज m आउट ऑफ n c m. बड़े जो m पैसेंजर्स हैं ये अरेंज कितने वेज में होंगे? m फैक्टोरियल वेज में, which is nothing but npm. समझ आ गया what I am saying? हर आदमी अलग अलग फ्लोर पे उतर रहा है, इसका मतलब n फ्लोर में से m फ्लोर्स यूज होने हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज देम? m फ्लोर्स, दोज m फ्लोर्स n c m. और ये जो n पैसेंजर्स उतर रहे हैं, m पैसेंजर्स जो उतर रहे हैं, दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. जैसे राम फर्स्ट फ्लोर पे उतरा या राम 4th फ्लोर पे उतरा तो कॉम्बिनेशन अलग हो गया, अरेंजमेंट अलग हो गया. ठीक है ना, श्याम 2nd फ्लोर पे उतरा या किसी और केस में श्याम 5th फ्लोर पे उतरा, अरेंजमेंट अलग हो गया. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. सो इट इज npm. तो इट मींस ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट शुड हैव बीन npm अपॉन n⁻m, ये होनी चाहिए थी प्रोबेबिलिटी. ये क्वेश्चन अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट.
और जो एग्जाम्स में आ गए वो तो इंपॉर्टेंट है ही। और हमारी अप्रोच भी यहाँ ये रहती है कि हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह भी आपको सॉल्विंग की हेल्प से आपको ज़्यादा सिखाएं, क्योंकि जब रियल लाइफ प्रॉब्लम सामने है, जब वो प्रॉब्लम एक्चुअल है जिसे एग्जामिनर ने इंपॉर्टेंट कंसीडर करा है, तो नेक्स्ट ईयर भी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंट कंसीडर करा जाएगा। ओके, सो इट मींस दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में से यदि इन क्वेश्चंस को चूज करा गया है तो ऑब्वियसली दे हैव सम वेटेज। ओके, अब दूसरा करके देख लेते हैं। वी ऑल नो दिस इज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज डोंट से यू डू नॉट नो इट, यू नो इट इज अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर मैक्सिमम कब होती है? व्हेन एक्स इज मोड। एट ए मोडल पॉइंट इट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये सबको पता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होती है व्हेन आर इज द मोड, इज मैक्सिमम व्हेन आर इज मोड। ये आप सबको रिजल्ट पता होना चाहिए, और नहीं पता तो अब देख लीजिए। और मोड के भी दो केसेस होते हैं। यदि ये इंटीजर होता है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाई मोडल होती है, और यदि ये फ्रैक्शनल होता है तो वो सिंगल मोडल होती है। बट हमारे केस में गिवन है कि दिस इज एन इंटीजर, सो आई नो this will be max when r is a mode, but binomial distribution will be having two modes in this case. One is this, okay, one is this and one is mode. मैं यही लिख देता हूं, here it is bimodal, तो एक हो जाएगा आपका n+1p, that is the standard result, ये एक मोड हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा n+1 into p minus 1. These will be two modes. और आप देख लीजिए यही तो है, this is nothing but m and this is nothing but m-1. तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। क्लियर हो गया सबको? एनीबॉडी एनी कंफ्यूजन कैन आस्क मी। व्हाट आई एम सजेस्टिंग, यदि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर को मैक्सिमाइज करना है, तब आर शुड बी ए मोड। बट उस केस में यदि n+1 into p इंटीजर है, then binomial distribution is always bimodal, means it is having two modes. One mode is n+1 into p और दूसरा मोड इज n+1 into p -1। यहां पे n+1 into p को m बोल रखा है इन्होंने, इसका मतलब इसके दो मोड्स होंगे, एक m और एक m-1। इनके नॉमेनक्लेचर में, इनकी टर्मिनोलॉजी में एक मोड होना चाहिए m और एक मोड होना चाहिए m-1। और क्योंकि m इंटीजर है तो ये दोनों के दोनों मोड्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r अंडर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मैक्सिमम, एंड दैट्स व्हाई द रीजन r इज करेक्ट। बट यदि आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हो, बट अदरवाइज आई रिवाइज इट फॉर यू, यदि ये इंटीजर नहीं है, यदि ये इंटीजर नहीं है तो जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ना वो मॉड होगा। आप लोगों ने करा होगा ना, बॉक्स एक्स फंक्शंस आप करा करते थे ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस करे होंगे कभी ना कभी आपने। तो इफ इट इज नॉट बाई मोडल, इफ इट इज नॉट इंटीजर, देन दिस इज द मोड। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा नॉट नीडेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट अदरवाइज जरूरी थोड़ा ना सेम क्वेश्चन रखेगा। हो सकता है अगली बारी एग्जामिनर लिख दे दिस इज नॉट एन इंटीजर, when is it maximum? So also when it is not in integer, this probability will be maximum at one point, and that point is to be mode. And how to calculate the mode? The greatest integer function of n+1 into p. तो काफी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, ये खाली 5 ही क्वेश्चन नहीं करे हैं हमने। इन 5 क्वेश्चंस के साथ साथ इतना सारा हमने डिस्कशन और भी करा है, इतने सारे शॉर्टकट्स हमने सीखे हैं, इतने सारे लाइफ स्किल्स हमने सीखे हैं, इतनी सारी रिविजन्स हमने करी है। और यही अप्रोच रहेगी हमेशा आप लोगों को सिखाने की। और आप सीखते रहिए और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहिए। हर दिन अपने आप को एश्योर करना है कि आप सक्सेसफुल होंगे। हर दिन अपने कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है। हर दिन सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अपने आप को कहना है कि येस आई नो आई विल क्लियर दिस कॉम्पिटिशन, बट येस खाली सोचना नहीं है, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट स्मार्टली। सो आई नो यू आर स्मार्ट गाइस, ओके? सो ऑल द बेस्ट, सी यू सून।